हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। तो आज हमारी यूपीपी और यूपीएसआई की क्लास नंबर 4 है। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रश्न के बारे में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेरा पहला प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो देखिए, -8 क्या एक परमीय संख्या है? तो इसके -8 -8/1। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? हाँ। तो ये एक परमीय संख्या है। -8/1 एक परमीय संख्या है। तो पहली जो है वो कंडीशन है ना, सही है। पहला कंडीशन जो है वो सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या है। ये कंडीशन एकदम राइट है। दूसरे की बात करते हैं, हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं करती। ठीक है, सॉरी दोस्त, ये भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड करती है। ठीक है। परमेय संख्या क्या? 2/3। तो क्या ये पूर्णांक संख्या? हाँ सर, ये एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। तो मेरा ये पहले एक और दो दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड करते हैं। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है? तो प्रत्येक भाज्य संख्याएं हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं हमारी क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो 4, 6, 8, 10 ये सब इसी में इंक्लूड होंगे। तो जो पहला मेरा कंडीशन है वो सही है। क्या है? पहला कंडीशन सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? तो नेचुरल नंबर एक से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। तो देखिए, जीरो इसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड नहीं, इसलिए दूसरा कंडीशन जो है वो गलत है। इसमें क्या? तो मेरा जो है पहला ऑप्शन सही है और दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अगला प्रश्न जो है वो, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जीरो से लेकर पूर्ण संख्याएं होल नंबर, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो क्या बोला है? प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मेरा पहला प्रथम 7 पूर्ण संख्या कौन सा है? तो 0 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। अब जब हम इसका गुणा करेंगे, देखिए, जब इसका हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन हमको इसमें क्या समझ आता है कि अगर किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? तो जीरो ही आता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? जीरो ही। ठीक। इसका जो आंसर आएगा वो जीरो, शून्य आएगा।
तो प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, 0। इसका राइट आंसर जो आएगा वो 0 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं। सहअभाज्य असहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4। तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा असह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो प्राइम नंबर होती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला आता है, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। दूसरा है, एक 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो ये भी सही है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ये मेरा पहला कंडीशन सत्य है। दूसरा जो ऑप्शन है, 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 क्या होता है? 0 पूर्णांक संख्या होती है। 0 क्या होती है? पूर्णांक संख्या। तीसरा ऑप्शन, यदि P इंटू क्यू, अगर P सम हो, P इंटू क्यू सम है, तो P और Q हमेशा सम होंगे। देखिए, P P इंटू क्यू, 2 × 5, 2 × 2, तो हमेशा सम संख्याएं होंगी। P इंटू क्यू सम संख्या है जी। ये भी ऑप्शन मेरा क्या है? वो सही है। यदि P इंटू क्यू सम संख्या है, तो P और Q हमेशा सम संख्याएं होंगी। अगर हम 2 को गुणा 4 से करते हैं, तो इसकी 4 दूनी 8, ये भी मेरा सम संख्या है। ये सम संख्या, 4 भी मेरी क्या सम संख्या है। इसका दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 भी मेरी क्या होगी? वो सम संख्याएं होंगी। तो प्रश्न के अनुसार मेरा तीनों कंडीशन सही है। तो इसमें क्या पूछा था? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? तो एक चौथा ऑप्शन लिख लीजिएगा, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं, लिख लीजिए इसमें से कोई नहीं। तो ये कंडीशन मेरा सत्य, चौथा ऑप्शन वो सही है, इसमें से कोई नहीं। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। 0 ना तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक। यदि P इंटू क्यू सम संख्याएं हैं, तो P और Q हमेशा सम ही संख्याएं होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, वो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n एक है। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। चौथा ऑप्शन जो है वो क्या? या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या तो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम बात करते हैं, जैसे n की वैल्यू को ले लेते हैं। n की वैल्यू हम क्या लेते हैं? n की वैल्यू हम मान लो 2 लेते हैं। ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n इसमें इसको रूप रखते हैं रूट n। हम मान लीजिए लेते हैं n की वैल्यू 4। ठीक है, रूट n में रखेंगे, रूट 4 की जो मान निकल जाएगा वो 2। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये n एक प्राकृतिक संख्या है। पहला कंडीशन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। तो 2 मेरी ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके अपन में 1 लिखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। देखिए, फिर हम लेते हैं, मान लो n की वैल्यू √3। ठीक, हम मान लो n की वैल्यू, n का मान रखते हैं √3। अब देखिए, क्या √3 का कोई मान होता है? नहीं सर, √3 का कोई संभावित मान नहीं होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या। तो कुल मिला करके हमें ये निष्कर्ष निकला कि सर इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है वो या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी, क्या होगी? या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या तो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है,
या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे सर? अगर n इक्वल टू हम 2 रखेंगे, ठीक है, तो रूट n का मान, रूट 2 की वैल्यू कोई नहीं, संभावित मान होती है, ठीक। तो ये क्या हो गई मेरी अपरिमेय संख्या। अगर रूट 3 रखेंगे, इसकी भी मान संभावित होती है। क्या होती है? संभावित। तो ये भी मेरी क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरा या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या तो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ तक समझ में आया? अगला जो है वो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? परमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन, q डज नॉट इक्वल टू 0, q मेरा जो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो होता है वो p और q हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा एक पूर्णांक संख्या। तो इसे हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या की 3 कंडीशन होती हैं। पहला जो है जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, q डज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन वो है p और q हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। p और q हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्या पूछा, प्रश्न में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, रूट क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन रूट 12 अपन रूट 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 12 अपन रूट 3 पूरे में लगा 3 चौके 12, ठीक। ये क्या आ गया मान? रूट 4, रूट 4 का वैल्यू क्या आ गई? 2। तो मेरी क्या है? दो मेरी एक परमेय संख्या है। तो मेरी क्या है? वो एक परमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, रूट 4 अपन रूट 25, रूट 4 अपन रूट 25। तो इस रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2, और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? 5। तो ये एक परमेय संख्या है। देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? दो पी अपान क्यू के, ये पी अपान क्यू के रूप में है। पहला कंडीशन मेरा सही है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मेरा क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। फिर क्यू हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, पी और क्यू हमेशा एक पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या है ना, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करती। तीसरा जो है वो रूट 10, रूट 10 अपान रूट 3। तो रूट 10 की कोई वैल्यू होती है? सर नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 10 अपान रूट 3 की कोई वैल्यू सर नहीं होती, संभावित मान हो सकता है इसका। इसलिए ये मेरी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो सर निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये एक मेरी अपरिमेय संख्या है। हम बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर 4 के, रूट क्या? रूट 63 अपान रूट 28। अभी देखिए, इसको हम जितने छोटे से छोटे मान में हो सकता है उतने में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, ये दोनों संख्या किससे करती हैं? अंश और हर एक ही संख्या से करनी चाहिए। तो हम बात करते हैं 7 9 63, 7 9 63, 7 चौक 28, ठीक है। तो रूट में क्या आया? 9/4। रूट 9 की वैल्यू 3, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो सर क्या ये परमेय संख्या होती है? जी सर। देखिए, पी अपान क्यू के रूप में है। क्यू मेरा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू मेरा 0 के बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन सही करते हैं, पी क्यू हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। पी भी मेरा जो है वो पूर्णांक संख्या है और क्यू भी एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए चौथा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, रूट 10 अपान रूट 3। रूट 10 अपान रूट 3 क्या है? एक परमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा? विषम संख्या तथा सम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्या तथा सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है, सदैव विषम संख्या होती है, विषम तथा सम हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। कैन नॉट बी सेड। क्या? कैन नॉट बी सेड। विषम संख्या क्या होती है? तो 3, और सम संख्या क्या होती है? 4। दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 3 7। क्या निकल गया है सर? सम संख्या है। क्या निकल गया है? सम संख्या है। ये 3 मेरा क्या विषम संख्या और 4 क्या है? वो सम संख्या है। अगर दोनों को ऐड करेंगे सर तो विषम संख्या निकल के आती है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सर सदैव हमेशा जो होगी वो विषम संख्या होगी।
अगर हम विषम संख्या तथा सम संख्या को ऐड करेंगे सदैव विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन, 50 से कम कितनी संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं? 50 से कम कितनी संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं? तो बात करते हैं, चले हम एक से गिनते हैं। पहला अभाज्य संख्या है 1, फिर 3, फिर 5, 7, 1 3 5 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29, 30 भी नहीं होगा, 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 43, 43 के बाद जो मेरा आएगा वो विषम संख्या है, अभाज्य संख्या वो 43। तो टोटल करते हैं, 1 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सर कितना आंसर होगा? 50 से कम कितनी संख्या अभाज्य होंगी? तो सर 14। इसको हम एक ऑप्शन सही कर लेते हैं, इसमें 14 कर लीजिए। तो सर 14, 50 से कम कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 14 संख्याएं। कितनी संख्याएं सर? 14 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। शून्य और नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है? शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है? तो सर वो कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। क्या संख्या? होल नंबर। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या जाता है? होल नंबर। होल नंबर की परिभाषा क्या होती है? 0 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं सर? होल नंबर्स बोलते हैं। इसलिए शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं को हम होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा वो सही होगा, होल नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला जो मेरा वो अभाज्य संख्या 1 1 3 5 7, तो ये हो गई मेरी प्रथम 4 अभाज्य संख्या। कौन सी? ये हो गई मेरी प्रथम 4 अभाज्य संख्या। इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो 7 5 12 12 3 15 15 1 16, कितना आया? 15 7 5 12 12 3 15 1 16। तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो 16 होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, तो वो ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 और 120 के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? 110 और 120 के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या हो सकती हैं? 110 और 120 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो किसी से नहीं कटती? तो सर वो है 113। कितनी? 110 और 120 के बीच कौन सी संख्या है सर? वो 113। 113 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती है। तो मेरा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, पहले एक ही संख्या है जो किसी से नहीं कटती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला प्रश्न, हाँ, स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान और जाति मान आप क्लास नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, वहां से आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, तभी यहाँ समझ में आएगा। ठीक, 329,075 में 9 के स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान क्या होते हैं सर? स्थानीय मान ऐसी संख्या होती है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अपने 11वें स्थान या 10वें स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये होती है कौन सा है? अभी सर क्या पूछा कि 9 के स्थानीय मान और जाति मान। जाति मान ऐसी संख्या होती है जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम वही संख्या उतार ली जाती है। ठीक, वो होता है मेरा जाति मान। तो बात करते हैं हम, क्या दिया गया प्रश्न? 3 329075, 329075 में 9 के स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान पहले, सबसे पहले क्या पूछ रहा है सर? 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान देखिए, गिनिए इधर से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कहाँ है ये? हजार के स्थान पर। 9 गुणे 1000 से हम गुणा कर देंगे, तो मेरा आंसर ये आएगा 9000 निकल कर। ठीक है, उसके बाद और इसमें लिख लीजिएगा 5
5 के जाति मान में अंतर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 5 के जाति मान में अंतर, और जाति मान क्या है वो 5 है। ठीक, जाति मान क्या है, ये होगा मेरा फेस वैल्यू, ये अब भी हो गई, ये हो गया पीवी। अब इसमें दोनों में अंतर पूछा गया है, तो 9,000 में 5 हम घटाएंगे कितना, 9,000 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, वो आएगा मेरा निकल करके 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर यहाँ 8 बचा, कितना, ये हो गया मेरा 8,995। तो कितना राइट आंसर आएगा इसका, 8,995। 8,995 ये मेरा आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया। तो हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है, 2079.1638 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। इसमें क्या पूछा गया है, तो 2079 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग पूछ रहा है। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले अपना अंक क्या दिया गया है, 2079 16385। ठीक है, के 7 के स्थानीय मान, 7 मेरा कहाँ है सर, यहाँ से गिना जाता है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है, 7 गुणे 10 इक्वल टू 10 7 दाम 70, इसका मान 70 आ गया। अब सर ये बताइए पॉइंट आ गया, तो के स्थानीय और 8 के स्थानीय मान, ये 8 हो गया मेरा। ठीक, अब देखिए 8 को हम ऐसे लिखते हैं 8। अब आगे देखिए कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 जीरो लगा करके हम क्या लिख देंगे सर, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या हो गया सर, 8 का स्थानीय मान 8 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंक है सर 3, तो उसके आगे संख्या लगाएंगे, कितनी संख्या है 3, 1 2 3 संख्या है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे 70 में। ठीक है, जब 0.0008 ऐड करेंगे कितना आएगा आंसर, वो आएगा 8, 0 में 0 0.70 ऐसे उतार देंगे। ठीक है, क्या आया मेरा आंसर, वो 70.008, क्या आया 70.0008 आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न, 2 5 4 2 7 9 8, क्या दिया गया है, 2 5 4 2 7 9 8 में 5 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम अपना वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले 2 5 4 2 7 9 8, क्या दिया गया है 2 5 4 2 7 9 8 में 5 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लाख के स्थान पे है, तो हम 5 लिख के 1 लाख से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सर एक जीरो मिटा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो जब 5 में 1 लाख से गुणा करेंगे तो क्या आंसर होगा, वो 5 लाख आएगा। ठीक है, ये हो गया 5 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय, 8 देखिए कहाँ है सर, 8 इकाई के स्थान पे ही है, 8 गुणे 1, ठीक 8 एकम 8, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, तो जब हम 5 लाख में 8 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो 5,08,000 क्या आएगा, 5 + 8 इक्वल टू 5558, ये मेरा निकल करके आंसर आएगा। ठीक, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आया। अगला प्रश्न जो है वो 2542798 में 2 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वैल्यू क्या दिया गया है, 2542798 में 2 के स्थानीय मान, में 2 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, अब की गुणनफल पूछ रहा है। तो 2 के स्थानीय मान कहाँ है, तो सर ये है। अब देखिए सर इसमें दो
दो बार दो आ गए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो दो गुणे 1000, इसका जो आया वो 2000 आया। कितना है वैल्यू है 2000। फिर यहाँ हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सर यहाँ दो गुणे 10 लाख, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 20 लाख आएगा। कितना? 20 लाख। और 8 के जाति मान का गुणनफल, 8 देखिए सर इकाई के स्थान पे है, कहाँ, इसको हम ऐसे जाति मान की वैल्यू वैसे वैल्यू सेम टू सेम उतार ली जाती है, ठीक है। अब देखिए हम तीनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 20 लाख गुणे, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, गुणे 2000 गुणे 8, ठीक। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया, दो दूनी चार, चार आठ है 32, लिख दिए। दो दो चार, दो छः, दो आठ, एक नौ, अब 9 जीरो लगा देंगे, तीन तीन छः, तीन नौ, तो इसका जो मान आएगा वो इतना निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना। फिर अगला बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। 95284.365 में दो के स्थानीय मान और छह के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। कितना? 95284.365 में दो के स्थानीय मान, दो कहाँ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पे दो गुणे 100, तो 200, इसका जो आएगा वो स्थानीय मान 200 आएगा। और छह के स्थानीय मान, देखिए सर छह कहाँ है, ये पॉइंट के बाद है, इसका स्थानीय मान होगा सर छह लिखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक, एक अंक, आगे एक जीरो लगाइए, फिर पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करेंगे 200.0, पॉइंट के बाद कितने अंक, दो अंक, तो पॉइंट के बाद दो अंक लगा देंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे वही संख्या उतारेंगे, ठीक, प्लस टू, 200.06, तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो 200.06, क्या निकल के आएगा, 200.06, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है वो 2544798.49 का स्थानीय मान क्या होगा। अब ये पूछे, देखिए सभी संख्या क्या क्या पूछ लिया, स्थानीय मान पूछ लिया। 254279849 का स्थानीय मान, 2542798.49 का स्थानीय मान, तो इसमें सभी अंकों का क्या पूछ लिया, स्थानीय मान पूछ लिया। अब हम देखिए बात करते हैं, सबसे पहले शुरू से पहले अंक से बात करते हैं अपना, 9 का क्या होगा, ये सर देखिए पॉइंट के बाद है, किसके बाद है, पॉइंट के बाद, 9 ऐसा 9 उतारिए, उसके बाद पॉइंट के देखिए कितनी संख्या है, तो सर एक संख्या है, फिर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद ये देखिए, अब 4 पॉइंट के बाद कितने, सर कोई भी संख्या नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से गिनिए, इकाई 8 कहाँ है सर, इकाई के स्थान पे, 8 गुणे 1 इक्वल टू 8, 9 कहाँ है सर, दहाई के स्थान पे है, 9 गुणे 10, 90, 7 कहाँ है सर, 7 सैकड़े के स्थान पे है, 7, 7 मेरा कहाँ है वो सर सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पे 100, 700, उसके बाद 2000, 2 गुणे 1000, तो 2000, 4 का स्थानीय मान, 4 गुणे 10,000, क्या होगा, 4 गुणे 10,000, इसका हो गया 40,000। फिर देखिए 5, 5 का स्थानीय मान, 5 गुणे 1 लाख, ठीक है। 1 लाख, 5 लाख, ठीक। उसके बाद दो कहाँ, दो सर 10 लाख के स्थान पे है, तो दो, 2 गुणे 10 लाख से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। ये हुआ दो, 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 ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया।
इसमें सभी अंक का क्या निकल गया, स्थानीय मान। तो 2542798.499 की वैल्यू क्या है, 0.09, 0.09, 0.4, फिर उसके बाद 8 इकाई के स्थान पे है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, कितना, 10 लाख। ठीक, अगला प्रश्न 9985659.5536 में 6 के स्थानीय मान का घटाना को घटाइए, 6 के स्थानीय मान को घटाना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है संख्या 985659.5536। तो इसमें देखिए 98565659.5536 में 6 के स्थानीय मान को घटाना है। तो देखिए 6 कहाँ कहाँ है सर, 6 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना बात करते हैं सबसे पहले 6 के बारे में। देखिए सर पॉइंट के बाद पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद कितने अंक की बात लगे, 1 2 3, 3 अंक 0 लगाइए, फिर 6 लिख दीजिए, ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब देखिए सर वहां से छोड़ के आइए अगले 6 पे, तो ये कहाँ है सर, इकाई के स्थान पे, 6 गुणे 1, 6 कम 6। ठीक, फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो गया 6,000, कहाँ 6,000, 6,000। अब तीनों को क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तीनों को क्या करना है, घटाना है। तो 6,000 -6 -0 ऐसे नहीं घटाते ना, ऐसे एकदम सिंपल तरीके से घटाते हैं, 6 इक्वल टू इतना। ठीक है, फिर सर क्या करना है हमको, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, 1 2 3 4 जीरो लगाना है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या है, तो 0.0006, ये यहाँ तक घटाना है हमको। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले 600 में क्या घटा देने, ये हो गया, यहाँ 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 से आएंगे, ये हो गया 4, ये 9, ये 9, ये 9। ठीक, अब यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 6 गए 3, फिर 9 9 5, तो ये क्या निकल गया है, मेरा वैल्यू आएगी। तो इसका जो स्थानीय मान का, जब स्थानीय मान को घटाएंगे तो क्या निकल गया है, 5993.9994 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।